मेरा छोटा देवर औरतों की मसाज करता था। औरतें भी खुशी खुशी से मसाज करवा लेती थीं। मेरा अक्सर दिल करता कोई मुझे भी मसाज करे, मगर शर्म के मारे देवर को नहीं कहती थी। लेकिन एक रात मैं बहुत थकी हुई थी। देवर को मैंने कहा, लाइट बुझाओ और मेरी भी मसाज कर दो। जब देवर ने मेरा मसाज करने लगा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि देवर ने तो रोज के मुताबिक मैं सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत से या घर के कामकाज से घबराती थी, मगर मैं इस कदर कामकाज भरी जिंदगी से थकने लगी थी। मैं अब कुछ वक्त आराम करना चाहती थी। पिछले 4 साल से मेरा यही रूटीन था और मेरे रूटीन में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया था। सुबह सवेरे उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद पति के साथ खेतों में रवाना हो जाती थी। फिर दिन के वक्त वापस आती, घर आकर खाना बनाती और घर के बाकी सारे काम भी करती थी। घर में मेरे अलावा और कोई औरत नहीं थी। यूं घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। इसके साथ साथ खेतों में जाना, वहां पर कामकाज करना मेरा काम था। इस सब से मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी थी। मैं जब सुबह घर से बाहर जाने लगती थी तो हमारे घर पर मोहल्ले की और करीबी गांव की औरतें मेरे देवर के पास मसाज करवाने के लिए आ जाती थीं और शाम तक उनका आना जाना लगा रहता था। यूँ मेरा देवर घर पर ही रहता था और इसके ऐसे काम से अच्छी खासी आमदनी भी हो जाती थी। वो पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह थी कि मुझे अपने पति की मदद करवाने के लिए खेतों में जाना पड़ता था। हमारे गांव का यही रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर काम करवाया करती थीं और अपने पति का हाथ बटाया करती थीं। पति का हाथ बटाने के चक्कर में वो खुद थकान से चूर चूर हो जाती थी। मेरा भी थकान से बहुत बुरा हाल हो जाता था। मेरा भी कभी कभी दिल करता था कि मैं भी अपने देवर से कभी मालिश करवाऊं, मगर हमेशा शर्म और लिहाज के मारे चुप हो जाती थी। मेरा देवर बहुत अच्छी आदत का इंसान था। वो किसी से भी ज्यादा फालतू की बात नहीं करता था और मेरे ससुराल भी यही रिवाज था कि देवर से ज्यादा बात ना करने की इजाजत नहीं थी। मेरे पति ने मुझे पहले दिन यह बात कह दी थी कि हमारे यहाँ औरतों का मर्दों के साथ ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं किया जाता है। मैं खुद भी कम बोलती थी। मैं भी जरूरत के वक्त ही उससे बात किया करती थी और तीनों टाइम उसके कमरे में चुपचाप से खाना रखकर आ जाती थी। कभी कभी देवर का मूड होता तो वो हम दोनों मियाँ बीबी के साथ खाना खा लेता, नहीं तो ज्यादातर वो अपने कमरे में ही रहता था। अपने कमरे के साथ ही उसने एक और कमरा बनाया हुआ था जहाँ वो अपना काम धंधा करता था। मुझे अपने देवर की समझ नहीं आती थी। वो बहुत खामोश और शर्मीला था, मगर मैं अक्सर सोचती थी कि फिर यह ऐसा काम कैसे कर लेता है। औरतों को मसाज देने में इसे शर्म नहीं आती। मुझे तो सोच करके ही शर्म आने लगी थी। जब मैंने अपने पति से यही बात कही तो वो हंसकर कहने लगे कि इसका तो यह काम है और रोजगार भी इसी से ही चलता है। अगर वो अपने काम से शर्माएगा तो खाएगा कहाँ से। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई थी। कभी कभार जब मैं काम से बहुत थकी हारी होती तो मेरा दिल करता था कि मेरा भी जिस्म कोई दबाए ताकि मेरी थकावट दूर हो सके, मगर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से भी नहीं करती थी। मेरी शादी को सिर्फ 3 साल ही हुए थे जब मेरी सास का देहांत हो गया था। इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई थी। उनकी मौजूदगी में मैंने एक पल भी सुख का सांस नहीं लिया था। 3 साल जैसे मैंने कांटों पर बसर किए थे। वो पल पल मुझ पर निगाह रखती थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, उनकी निगाह हर चीज पर होती थी। मैं इस माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरी शादी के 6 महीने बाद ही उन्होंने मुझे औलाद ना होने के ताने देने शुरू कर दिए थे। मैं इस बात पर बहुत रोती और गिड़गिड़ाती थी। ऊपर वाले से रो रो कर औलाद मांगती थी। मेरी जल्द से जल्द गोद भर दे ताकि मुझे अपनी सास के ताने से छुट्टी मिल सके, मगर शायद मेरी किस्मत में अभी सब्र लिखी थी। मैं अभी तक औलाद से अनजान थी। फिर एक दिन मेरी सास बीमार रहने लगी थी। बहुत से डॉक्टर से उनका इलाज करवाने की कोशिश की गई,
मगर उनकी बीमारी किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। उनके दोनों बेटे उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे ससुर का बहुत साल पहले ही देहांत हो गया था। मेरी सास ने उन दोनों को माँ और बाप दोनों बनकर अकेले ही पाला था। वो बहुत गुस्से वाली औरत थी। उन्होंने सारी जिंदगी बहुत शराफत से गुजारी थी। उनके माँ बाप ने उन्हें दूसरी शादी करने का बहुत जोर दिया, पर अपने बच्चों की वजह से उन्होंने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अपने दोनों बेटों के लिए कुर्बान कर दी। शायद यही वजह थी कि उनके दोनों बेटे भी उनकी बहुत ज़्यादा कदर करते थे और माँ की हर बात उनके लिए हुक्म का पालन करना होता था। जब मेरी सास बीमार पड़ गई तो दोनों बेटे उनकी चारपाई के साथ लगकर बैठे रहते थे और तमाम जमा पूंजी अपनी माँ के इलाज में खर्च कर दिए, यह सोच करके कि शायद उनकी माँ बच जाए। मगर वो अपनी ज़िंदगी इतनी ही लेकर आई थी। चंद महीने के बाद ही वो इस दुनिया से चल बसी। इसके बाद जहाँ मैंने सुख का सांस लिया, वहीं पर घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ चुकी थी। घरेलू काम के साथ साथ मुझे अपने पति के साथ जाकर खेतों में भी काम करवाना पड़ता था। मेरी सास की बीमारी के दौरान मेरे पति और देवर पर बहुत कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी वजह से हमारे हालात काफ़ी हद तक खराब हो चुके थे और कर्ज उतारने के लिए हम तीनों बंदे अपनी अपनी जगह पर बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि जल्द से जल्द इस कर्जे से छुटकारा पा सके। जब मैं घर के कामकाज करने के बाद अपने पति के साथ खेतों में जाने लगती तो हमारे घर में औरतों का आने का सिलसिला शुरू हो जाता था। हर उम्र की औरतें, लड़कियां मेरे देवर के पास आती थीं। मैंने आज तक कभी भी किसी से अपने देवर के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी थी। सब लोग ही इसकी शराफत के बारे में गवाही देते थे। मगर एक दिन बहुत अजीब बात हुई। उस दिन मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए जब घर आई तो मैंने अपने मोहल्ले की एक लड़की नेहा को देवर के कमरे से रोते हुए बाहर जाते देखा। मैं यह मंजर देखकर हैरान रह गई। शादी के 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था। मेरे देवर की शराफत का सारा जमाना गवाही देता था और वो एक भला लड़का था, जिसकी वजह से आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची थी। लेकिन फिर वो लड़की इस तरह से रोते हुए वहां से क्यों गई? मैं यह देखकर परेशान हो गई थी, कुछ भी सोचने पर मजबूर हो गई। इसके बाद घरेलू जिम्मेदारियों में लगकर मैं इस बात को जैसे भूल ही गई। कुछ दिन बाद जब मैं खेतों से वापस आ रही थी तो वो लड़की अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मुझे देखकर वो मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगी। मैं इसे जल्दी जल्दी बात करके जान छुड़ाकर घर आने के चक्कर में थी, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना था और फिर पति को खाना देने के लिए वापस भी जाना था। मगर वो बातें खत्म करने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब अचानक उसकी एक बात सुनकर मैं चौंक गई। वो मेरे देवर के बारे में बात करने लगी कि मेरे देवर ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बहुत बार पूछने पर भी उसने इस बात के बारे में नहीं बताया था कि आखिर देवर ने क्या किया है। इतनी बात कहने के बाद वो अपने घर में वापस चली गई थी और मैं उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गई। अब मैं परेशान हो चुकी थी कि न जाने क्या बात है। उस दिन वो क्यों रोते हुए वापस जा रही थी। उस लड़की का चाल चलन हमारे मोहल्ले में ठीक नहीं था। अक्सर मेरे पति उसके बारे में बात करते थे कि इसकी वजह से मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है, मगर मैं नहीं जानती थी कि आखिर ऐसा क्या वजह है, वो इसके बारे में ऐसा क्यों कहते हैं। मेरा मोहल्ले की किसी औरत से इतना मिलना जुलना नहीं था, ना ही किसी से इतना उठना बैठना कि मुझे ऐसी कोई बातें सुनने को मिलती। इस बात को मैंने अपने पति के साथ करने के बारे में सोचा, मगर वही मेरी कमज़ोर याददाश्त। जब तक मेरे पति के आने का वक्त हुआ तब तक घर की जिम्मेदारियों में मैं इस बात को जैसे भूल ही गई थी कि मुझे उनसे कोई बात भी करनी थी। दिन इसी तरह तेजी से गुजरने लगे थे और इस दिन हम लोग मियाँ बीबी खेतों में काम कर रहे थे जब मोहल्ले का एक आदमी भागता हुआ वहाँ पर आया और हमें जल्दी से घर वापस चलने के लिए कहने लगा। हम दोनों यह सुनकर परेशान हो गए थे, न जाने क्या बात हो गई है। तेज तेज कदम उठाते जब हम दोनों घर में वापस आए तो बहुत ज़्यादा औरतों का भीड़ लगा हुआ था। औरतें और आदमी वहाँ पर इकट्ठे हुए थे
और ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। हम दोनों जब घर के अंदर दाखिल हुए तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गए। सामने मेरा देवर मेरे मुंह की तरफ सर झुकाए खड़ा था और उसके चेहरे और हालात से लग रहा था जैसे इसकी किसी के साथ हाथापाई हुई हो। वहां पर मौजूद मोहल्ले की औरतें की गवाही मालूम हुआ कि देवर ने नेहा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। नेहा नजरें झुकाकर खड़ी थी, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो हिचकियां लेकर रो रही थी। उसकी हालत देखकर मैंने अपना दिल थाम लिया। एक नज़र जब मैंने अपने देवर की तरफ देखा जैसे वो शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। इसकी शक्ल से ही झलक रहा था। नेहा के माँ बाप का कहना था कि मेरे देवर को नेहा के साथ शादी करनी होगी, मगर मेरे पति यह सुनते ही बड़े आश्चर्य में पड़ गए और गुस्से से चिल्लाने लगे कि यह सब झूठ है, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। मोहल्ले के बाकी लोग भी मेरे देवर की शराफत की गवाही देने लगे। नेहा की असलियत किसी से भी ढकी छुपी नहीं थी, मगर सवाल यह था कि वो ऐसा क्यों करेगी। लेकिन नेहा के माँ बाप का यह कहना था कि उसे नेहा के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। फिर मोहल्ले के बड़े लोगों ने बीच में पड़कर मामला रफा दफा कर दिया। फिर इसके बाद यह हुआ कि मेरे देवर की इज्जत पर जैसे धब्बा लग गया था और सबने उसके पास आना छोड़ दिया। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहता था, बिल्कुल गुमसुम और खोया खोया सा। वो पहले से ही बहुत कम बोलता था, मगर अब तो जैसे बात करना ही भूल गया था। देवर की ऐसी हालत देखकर मुझे उस पर तरस आता था। मेरा दिल भी यह मानने से इनकार कर रहा था कि मेरा देवर ऐसे कैसे कर सकता है। मेरे पति ने बहुत कोशिश की कि वो उनके साथ खेतों में जाकर काम करे, मगर उसने सुनते ही साफ इनकार कर दिया। और फिर पति के दोस्त ने उसके लिए शहर में नौकरी का बंदोबस्त कर दिया और वो शहर में ही एक किराए पर कमरा लेकर रहने लगा। अब हम दोनों मियाँ बीबी ही घर में अकेले रह गए थे। अक्सर मुझे अपने देवर की कमी महसूस होती थी। मेरे पति भी देवर के लिए हमेशा उदास रहते थे। मैं अक्सर सोचती थी कि कोई लड़की कितनी ही गिरी क्यों ना हो, वो अपनी इज्जत को सरेआम तमाशा नहीं बना सकती। दूसरी तरफ मुझे अपने देवर पर भी भरोसा और यकीन था। मैंने उन 4 सालों में इनमें कोई खराबी नहीं देखी थी। मैं यह समझने से अनजान थी कि आखिर यह सब क्या था। दिन इसी कसमकस में गुजर रहे थे जब मुझे एक दिन एक खुशखबरी मिली जिसको सुनने के लिए 4 साल से मेरे कान तरस चुके थे। मैं बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगी थी। मेरे पति ने मुझे खेतों का काम छुड़वा दिया था और उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए एक नौकर रख लिया था। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आराम करने को कहा करते थे। मेरी तरह वो भी अपनी औलाद के लिए बहुत खुश थे। हम दोनों ने इस खुशी के लिए इतने साल से इंतजार किया था। कुछ दिन के बाद मेरा देवर छुट्टी पर गांव वापस आया और मुझे नमस्ते बोलने के बाद रोज के मुताबिक अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। अब मेरे पति देर रात तक खेतों में काम करते रहते थे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो जाए। अब होने वाली औलाद की वजह से उन पर जैसे जिम्मेदारी और बढ़ गई थी। मैं अब सिर्फ घरेलू कामकाज से ही बहुत ज़्यादा थक जाती थी। थकावट की वजह से मेरा जिस्म टूटने वाला हो जाता था। इस दिन भी मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे पति अभी तक खेतों से वापस नहीं आए थे। मैंने सोचा कि आज मेरा देवर घर पर है, मैं उसे मसाज करने को कहती हूँ। मेरा जिस्म बहुत थकावट महसूस कर रहा था। फिर मैं अपने देवर के कमरे में चली गई। मुझे देखकर वो चौंक गया। मैंने कुछ देर तो सोचा कि इसे कैसे बात करूं, मगर फिर शर्म को एक जगह पर रखा और उसे कहा कि लाइट ऑफ करके अगर थोड़ी देर मेरी मसाज कर दो तो मुझे थोड़ा आराम मिल जाएगा। लेकिन अगले ही पल मेरे लिए हैरानगी बन चुका था। जैसे वो अपनी जगह से उठा, उसके चेहरे पर डर के अंदाज होने लगे थे। नहीं भाभी प्लीज़, मेरे पास एक मेरे भाई का रिश्ता रह गया है। मैं इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। अपने देवर की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। शर्मिंदगी से मुझे कदम उठाना भी दुश्वार हो रहे थे। मेरा देवर न जाने मुझे क्या समझ रहा था। मैं अपने कमरे में वापस आ गई और यह सोचते सोचते न जाने कब मेरी आँख लग गई
और मैं बहुत गहरी नींद में सो गई। लेकिन मेरे देवर ने मुझे गलत क्यों समझा? मैंने तो उसे सिर्फ मसाज के बारे में ही कहा था। और वो अगले दिन सुबह सवेरे ही उठकर वापस चला गया था। फिर कुछ दिन बाद मुझे और मोहल्ले वालों को ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने हम सबके होश उड़ा दिए। उस दिन नेहा ने सबके सामने रोते हुए इस बात का इकरार किया कि उसने मेरे देवर पर इल्जाम लगाया था। वो दरअसल उसके साथ शादी करना चाहती थी, इससे प्यार करती थी, मगर मेरा देवर ठहरा एक शरीफ इंसान। इसने जब नेहा को इस बात से मना किया, उसे समझाने की कोशिश की, तो नेहा उल्टा उस पर इल्जाम लगा दी थी कि मजबूर होकर उसको मेरे साथ शादी करना पड़े। इस बात से ज़्यादा नेहा का ही नुकसान हुआ था। उसके लिए रहस्य रिश्ते आने भी बंद हो गए थे। अब एक बहुत ही बड़े उम्र की आदमी का इसके लिए रिश्ता आया था और कुछ दिनों से इसने शादी होकर यहाँ से चले जाना था। पूरे मोहल्ले के लोगों के दिल में जो मेरे देवर के लिए कांटा सा चुभ गया था, वो जैसे कहीं निकल गया था। और अब मेरा देवर भी जैसे बाकी सबकी नज़रों में सही हो गया था। मगर मैं यह सोच सोच कर परेशान होती रहती थी, न जाने उस दिन मेरे देवर ने मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने मुझे गलत क्यों समझा। यह सोच सोच के मैं जैसे पागल सी हो गई थी। फिर दोबारा 1 महीने की छुट्टी पर जब मेरा देवर घर वापस आया तो मुझसे नजरें चुरा रहा था। मैं भी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। आज फिर मेरे पति रोज के मुताबिक घर से बाहर थे और उन्होंने लेट आना था। जब मैं अपने देवर के लिए खाना देने उसके कमरे में गई तो वो मुझे कहने लगा कि भाभी, मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। दरअसल नेहा की वजह से मेरे दिमाग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे हर औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगा देगी, मुझे सबकी नज़रों में मुजरिम ठहरा देगी। यही वजह है कि नासमझी में मेरे मुंह से आपके लिए ऐसी बातें निकल गई। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जो इतने दिनों से इसी कश्मकश में गिरफ्तार थी, शर्म के मारे खुद से नजरें चुराए फिरती थी। मेरे देवर की इस बात से जैसे मेरे सीने से एक बोझ हल्का हो गया। मैं भी बड़े दिनों के बाद खुले दिल से मुस्कुराई थी और इसे कहा कि मैं तुम्हारी दिमागी हालत समझती हूँ और मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। और भी जैसे मेरी बात सुनकर हल्का फुल्का सा हो गया और फिर वापस चला गया। अब उसने अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद कर लिया था और उसके साथ शादी करना चाहता था। हमें भला इस बात पर क्या एतराज हो सकता था? हमारे लिए यही काफ़ी था कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मगन रहे। हमने इसे खुश दिल से इजाज़त दे दी थी और उसकी यह शर्त ठीक ही थी। जब उसका भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आ जाएंगे तभी वो शादी करेगा। और फिर जब ऊपर वाले ने मुझे एक चांद सा बेटा दिया तो फिर हमने कुछ दिन बाद ही उसकी शादी की तारीख रख दी थी और अब मेरे देवर की शादी हो चुकी थी और वो बहुत खुश था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।